जिनके बारे में खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार लोग ये कह रहे थे कि उनको 2 बार लोकसभा के अंदर हरा दिया, विधानसभा के अंदर ताजा चुनाव तो हरिंदर जी ने ज्योति मिर्धा को हराया। तो भूल रहे हो आप लोग कि खींवसर के चुनाव की जितनी चिंता आप लोग कर रहे थे, नागौर की भी उतनी कर रहे थे कि बताओ नागौर में पहले राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में क्या रहा। तो दोनों हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा का बाय बाय किया और उन किसानों को साथ लेके, ये राजस्थान का जो बॉर्डर था, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी ये हाईवे कभी जाम नहीं हुआ था। मैं हजारों लोगों को लेके गया और एक झटके के अंदर इस शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम कर दिया। और दोबारा जब लेके गया तो 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या थी, उसका अंदाज नहीं होगा कितने लोग थे। और 70 दिन तक खुद सड़क पर बैठा रहा। देश का अगर कोई सांसद सड़क पर लड़ाई लड़ रहा था उस ठंड के अंदर, वो नागौर का सांसद था। वो पंजाब में बात चली, हरियाणा में चली, उत्तर प्रदेश में चली, बिहार में चली। ये हनुमान बेनीवाल कौन है? इसकी नई पार्टी है, इसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लोगों ने ये बात कही, लेकिन मैंने छोड़ दिया आपके लिए। फिर जब सेना को ठेके पे दिया, सबसे पहले विरोध किसी व्यक्ति ने अगर किया तो लोकसभा के अंदर उस अग्निपथ अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। पहले अग्निवीर की बात थी कि 4 साल के लिए जाएगा और 75% को वापस भेजेंगे और 25 को सेना के अंदर रखेंगे। जैसे ही नौजवानों की हुंकार की आवाज अमित शाह और प्रधानमंत्री के कानों में पड़ी, वो 25% वाला राइडर हटा के उसको 50% कर दिया कि आधों को तो रख लेंगे और आधों को वापस भेज देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे यहां से चुनाव जिता के भेजो, अग्निवीर अग्निपथ की जो योजना है उसे खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराएंगे। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। भाइयों, एक व्यक्ति है लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सामने सत्ता के अंदर जाने के कई मौके आए। 2003 अगर वसुंधरा से झगड़ा नहीं करता, मैं भी हाथ पैर जोड़ लेता तो मुंडवा से टिकट मिल जाता, मैं विधायक बनता और मैं मंत्री बन जाता। अगली बार पाड़ा बदल लेता, दूसरी पार्टी से बन जाता, फिर वापस आ जाता, फिर वापस आ जाता। जो लोग भाग रहे हैं आज बीजेपी के अंदर, जो कैंडिडेट थे, पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे थे, किस तरह भाग रहे हैं बताओ? भगदड़ मच गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये कहा, ये मेरी सीट है, मेरे पिताजी ने आज संघर्ष किया, छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी अगर नहीं आते तो मैं जीत भी जाता, लेकिन उनका मुकाबला भी 20 साल पहले किया था। सब लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। 2008 में जब मैं चुन के गया, ये सही बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीता था। खींवसर नई सीट बनी परिसीमन के अंदर। खींवसर के लोगों को जब यहाँ इकट्ठा किया तो सबने एक बात कही थी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। सब कई लोगों की इच्छा ये भी थी कि पार्टी चुनाव लड़ो। उसमें हरिंदर जी नागौर आ गए थे और खींवसर से कोई दूसरे प्रत्याशी आए और मैं बीजेपी चुनाव लड़ा। आप सबने ये कहा था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, हम हनुमान बेनीवाल को वोट दे रहे हैं और जिताएंगे। ये हनुमान को देख के दे रहे हैं, बीजेपी के कमल के फूल को वोट नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैं जीत, देश में किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर की धरती से, इस वीर तेजाजी महाराज की धरती से आपकी होंकार रैली से वो हवा मिली थी। बाड़मेर ऐसा सैलाब आया था कि संख्या का अंदाज नहीं कितने लोग थे, 7 लाख से ज्यादा लोग थे। बीकानेर सीकर हम पहुंचे, उससे पहले ही उस वक्त की वसुंधरा सरकार ने किसान की 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ कर दी थी और स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए थे और 50,000 नौजवानों को नौकरी की घोषणा करी हाथों हाथ। ये काम आऊं मैं, उन किसान के बेटों के लिए काम आऊं मैं, मेरे भाइयों की सेवा करूं। और जब 18 का वक्त आ गया तो मेरे सामने एक ही विकल्प था कि मैं पार्टी बना के मैदान में आऊं। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। मुझे याद है हरिंदर जी उस समय जब हम वहां थे मानसरोवर के अंदर, तो मेरा जो सिंबल था
वो 1 बजे मुझे अलॉट हुआ था रैली के दिन 29 अक्टूबर 2018। 1 बजे सिंबल आया बोतल का, और फिर आप सबने बोतल लहराई थी जो रैली के अंदर था कि बोतल हमारा चुनाव चिन्ह है। वो प्रदेश की पहली पार्टी बनी जो किसान के बेटे ने संघर्ष करके एक नया इतिहास रचा। तीसरे मोर्चे की बात करी, तीसरे मोर्चे की परिकल्पना राजस्थान के अंदर करी। 18 के अंदर 3 विधायक, और बहुत सी जगह आपने ठीक स्थिति के अंदर हमारे को रखा। 18 से 23 के बीच जब 19 आया, ये सब लोग बैठे हैं, गठबंधन की बात चली थी पहले भी, जानते सारी बातें, पार नहीं पड़ा। गठबंधन बीजेपी से हुआ, तोड़ के आपके बीच में आ गया। और अगर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस 23 के विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता, तो जैसा महेंद्र जी ने बताया था कि हम 150 के पार जाते राजस्थान के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अंदर जोश था। बस उन्हें तरीका बताना था कि जोश को काम कैसे लाना। जोश तो आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लेकिन खाली जोश से काम नहीं चलता। जोश के साथ होश, संगठन, सिस्टम। बीजेपी का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है। पूरे देश का सारा पैसा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं मेरा संघर्ष आपको बता रहा हूं कि मैंने संघर्ष आपके लिया। आज जो हालात देश के अंदर बने हम सब ने तय किया। अब आप ये बताएं, कांग्रेस से अलायंस क्यों आवश्यक था? कांग्रेस पार्टी ने करेगी, ये गठबंधन कांग्रेस से नहीं किया। इंडिया गठ जो बनाया कांग्रेस से नहीं बनाया, एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बना लिया था। 2 सीट थी बीजेपी की 80 या 85 के अंदर, उस समय जब बना शायद दो एमपी इनके जीते थे। उसके बाद हर स्टेट में एक एक पार्टनर ढूंढते रहे, पार्टनर ढूंढा, उसको काम लिया, उसको भगाया और कब्जा कर लिया। इनका काम रहा था। आज भी चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, वो एनडीए के नाम से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं ले रहे हैं। वो तो चुपके बात कहते हैं भाजपा 400 पार, बाहर के एनडीए हमारा परिवार, ये बात वो हमेशा कहते हैं। तो एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस हुआ। हम सब ने तय किया कि लोकतंत्र खतरे के अंदर है, लोकतंत्र को बचाना है। अब आप बताएं, हमारी जो बीजेपी की प्रत्याशी है, ऐसी बीजेपी में थोड़ी चली गई। 1 लाख करोड़ का गबन घोटाला इंडिया बुल्स की जो डायरेक्टर है, उसमें ये खुद बीजेपी की कैंडिडेट उसकी डायरेक्टर, 1 लाख करोड़ का घोटाला था इंडिया बुल्स के अंदर। 2-3 दूसरे मामले भी थे जिनको लेके इनको भागना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मोदी और अमित शाह ये चाह रहे थे कि हम हनुमान को टक्कर देंगे। उसने हमारा कहना नहीं माना, हनुमान को ठीक करेंगे, इसलिए हम ज्योति मिर्जा से ठीक कराएंगे इसको। इसलिए ज्योति मिर्जा को भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके गए। क्या करोगे तुम लोग? हैं भाइयों, कोई अपने मन से नहीं गया। और मेरे लिए जैसे कल भाषण दे रहे थे कि हनुमान जी इधर हो जाते उधर हो जाते, कहां हो गया मैं तो मेरी पार्टी में तो हूं। अलायंस हुआ है, और अलायंस हुआ है देश हित में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, दिल्ली के नेताओं की गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, सेना की भर्तियां पूर्व की भांति सेना भर्ती हो, किसान का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त तो राजस्थान के अंदर, टोल फ्री राजस्थान, टोल फ्री देश हो, इसका अलायंस हमने किया है। महेंद्र जी कह रहे थे कि हनुमान जी को बाहर भी जाना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं यहीं घूमता रहा तो फिर मैं कांग्रेस के क्या काम आऊंगा बताओ मुझे। यहां हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2-2 दिन या जो भी आप बताएंगे, सारा हमारे जिलाध्यक्ष जी ये तय करेंगे, जाकिर साहब, कि किस हिसाब से हमें तय करना है, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब प्रचार चालू करना, हम बैठ के बात कर लेंगे। और बीच बीच में अगर मुझे जाना पड़ा तो दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में जहां हमारे भाई इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए जाना पड़ेगा। तब मुझे पता है कि आप मुझे छूट भी दोगे। ये जो चुनाव है नागौर का, इस पे देश की नजरें, अगर इस चुनाव के अंदर भारी वोटों से आपने जिता के भेज दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नया इतिहास इस राजस्थान की धरती से लिखा जाएगा। और नागौर फिर देश के किसानों का नेतृत्व करेगा, प्रदेश के किसानों का नेतृत्व करेगा।
और मुझे पूरा भरोसा नागौर के जवानों पे, नागौर के किसानों पे, यहाँ के अल्पसंख्यक दलित भाइयों से कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ी, जब भी सर्व समाज को आवश्यकता पड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के सेवा करी और भ्रष्टाचार को मंजूर नहीं किया। इसलिए कई लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने साफ साफ कह दिया था कि कमीशन खोरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं चलेगी, अपना आप भाग जाओ, नहीं तो मैं निकालूंगा। तब भागे लोग अपने आप। तो भाइयों, ये जो उसूल हमारे, अगर उसूल ही छोड़ देंगे तो फिर ये समय क्यों खराब किया? 20-25 मंत्री तो 3 में ही बन जाते, फिर मंत्री का मुद्दा ही नहीं था। और हमने तो 1 नंबर की लड़ाई की बात करी कि 1 नंबर पे कब आए। लोग तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बात करते हैं। आप बताएं क्या हालात हो गए प्रदेश के अंदर। और उन नेताओं को आप बड़ा मानते हो, खैर आप तो नहीं मानते, लेकिन ठगी करते रहे कई समय तक इस नागौर के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर। भाई मनीष ने सही बात आपको बताई थी, नाथुराम जी का असली उत्तराधिकारी तो ये लोग हैं। अभी सारी बातें आप जानोगे, या मन से मेरा कहना उचित नहीं रहेगा, सारी बातें हर व्यक्ति जानता है। जो सीधे थे उनको पीछे धकेल दिया, तेज तरार थे वो आगे आके उनके नाम का दुरुपयोग करके किस तरह हम इस भोली भाली नागौर की जनता को करके और फिर आगे आए, ये काम इन्होंने किया था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, आपने पढ़ा होगा, हर आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम नहीं जानता। ये कंपनियों पे ईडी सीबीआई भेजते थे, इनकम टैक्स भेजते थे, और जो इनको पैसा दे देती थी उनको फिर ठीक कर दे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भ्रष्टाचार का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने निकाला था। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता, मैं भी पार्टी चला रहा हूं, हमें तो किसी 100 रुपए के नहीं दिए। एक एमएलए साहब कहते हैं 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, सीएम साहब जांच करो। सीएम साहब क्या जांच करा ले? सीएम साहब के तो पर्ची खुल गई, भाग्य में क्या जांच करा ले, क्या नहीं कराए। लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे उनका खुद का ही पता नहीं कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पर्ची से कैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान के अंदर। आपको लगता है? मैंने एक बच्चे को कह दिया कि आप तो भजनलाल जी की तरह सीधे हो। बोले मुझे भजनलाल मत कहो, मुझे शर्म आती है। बोले भजनलाल के नाम में आता, मैं भजनलाल नहीं, मैं अलग हूं। किस किस तरह की बात। अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हो और श्रद्धांजलि नरेंद्र मोदी को दे देते हैं। बात हो सत श्री अकाल और कहते हैं सत सत अकाल, सत सत अकाल। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है, खुद ही कहते हैं। अरे यार, मैंने विधानसभा के अंदर कहा, मैंने कहा भजनलाल जी आपने कभी सोचा था क्या? आप तो खाली खाने का इंतजाम करते थे, भाई कितने लोग दिल्ली से आएंगे, कौन सा खाना बनेगा भजनलाल जी तय करेंगे, और अचानक सीएम बना दिया। आप सोचोगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी आदमी को अगर उठा के और कह देगा आप इस जिले के कलेक्टर हो, वो सोचे मैं करूं क्या, बार बार जाए सोचे मुझे क्या करना काम। अब कितना बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का। आप बताओ कि राजस्थान में भजनलाल जैसे सीएम बन गए लोग। ये सही बात है। कोटा के प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि भजनलाल जी उस समय सरपंच के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई पंचायत समिति मेंबर के लिए टिकट मांग रहा था, वो लोग टिकटें बांट रहे हैं आज राजस्थान के अंदर। आप बताएं, वो तय करेंगे। कल कोई एमएलए कह रहा था भजनलाल जी को मैं कहता हूं जांच करा ले। भजनलाल जी को मैं कहता हूं कि आप भजनलाल जी अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक सीएम नहीं रहोगे और उसके बाद वहीं फिर सड़क पर डोलते नजर आओ। इस चीज का भी आप रख लें ध्यान, है ना। जांच कराना आपके बस की बात नहीं। और हमारी जांचें तो खूब लोगों ने कराई। वसुंधरा ने जांच कराई थी तो वसुंधरा का पता चला क्या? कहां गई वसुंधरा? कहां है? गई ना। तो यहाँ कई आए कई चले गए, पता ही नहीं चला। मैं तो यही खड़ा हूं। अभी देखो लाखों की हजारों की तादाद के अंदर आप खड़े हो सारे के सारे। जब भी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर, अब एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए और अध्यक्ष बने, सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार हो, इनका हक और अधिकार नहीं मारा जाए, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो 1 महीना बिना फालतू का। और जो रैली करी मैंने जयपुर के अंदर छात्र संघ वाले, उसमें छात्र नहीं आए थे,
वो आरएलपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, बरसात आ गई थी, आपने देखा होगा कि छात्र संघ चुनाव कुछ लोग कराना चाहते हो, ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए प्रयास किया, क्योंकि मैं यहां से निकला हूं छात्र संघ के माध्यम से। आज कोई दुख तकलीफ के अंदर होगा, मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा, और मैं ये परवाह नहीं करता कि कहां से धमकी मिली, कौन है कौन नहीं है। जाकिर साहब को धमकी दी जिस ज्योति मिर्जा के ड्राइवर ने, इन्होंने मुझे बताया नहीं, मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकिर साहब कमाल कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। मैंने डीजी को कहा कि धमकी देने वाले को आप ला रहे हो, फिर हम हमारे तरीके से बात करें। बोले हम ला रहे हैं, ला के पटक दिया उसको, 20 फट्टे लगाए, इनके पास पुलिस चली गई और इन्होंने कहा छोड़ो माफ करो। धमकी देने वालों में भी कहां दम है, या देखा हुआ धमकी राजस्थान में कौन बकवास करते हैं, बकवास कोई कुछ कर लेता है। शाम को 8 बजे बाद कई लोग धमकियां देते हैं, सुबह वापस पैर पकड़ते हुए दिखते हैं। अरे धमकियों का दम नहीं जाकिर साहब, आप चिंता नहीं करें, इन सबको अपना देखा हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत अलायंस नागौर के अंदर हुआ है, ये लोग बौखला गए, बौखलाहट के अंदर कई तरह की बातें करेंगे, कई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, और जिस तरह की ओछी भाषा का कल प्रयोग किया गया यहाँ पे, आप बताएं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 के अंदर खुद के बेटे को एमएलए बनाने के लिए मेरे पैरों में हाथ डाल दिया था। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है, ऐसे क्या कर रहे हो आप, भाई हो मेरे, करूंगा मदद, जो भी आ गया उसकी मदद की। कि हनुमान जी तो चाहे जा खड़ा करते हैं, खड़ा करने के भी लेते हैं, उसका देते हैं, तो शर्म आने की बात है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, मैं उनके परिवार से भी आग्रह करूंगा कि इनका इलाज कराएं, इनको भर्ती कराएं कहीं ले जाके, नहीं तो ये समाज की प्रतिष्ठा को ये दांव पे लगा रहे हैं। मुझे दिल्ली में लोग कह रहे थे ये व्यक्ति जो गाली गलौज कर रहा है ये आपकी जाति का है क्या? मैंने कहा है तो हमारे समाज का। कैसे क्या गालियां देता, कोई इसका माइक नहीं पकड़ता क्या? मैंने कहा पता नहीं, वो समय भी आ सकता है, माइक भी पकड़ सकता है और दूसरा काम भी हो सकता है, आप जानते हो सारी बातें। लेकिन लोग चिंता करते होंगे क्या करें, हम छोड़ो, जो भी मनोरंजन कर रहा है। आप बताएं, घर में बहन बेटियां भी होती होगी, आधा आधा घंटा गाली गलौज करना और ये बात करना कि मेरी तो बातें अमेरिका में चल रही है, तो आप ये बताएं इससे ज्यादा घिरावट नहीं हो सकती। हरिंदर जी कितने बड़े नेता पुराने, ये सब लोगों ने मंच पे स्पीच दिए, जाडौर साहब बैठे हैं, हम भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ घर के अंदर आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, भाई भाई को कुछ कह देता है, बात हो जाती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पे इस तरह गाली गलौज करके अपने समाज की प्रतिष्ठा को गिराना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को गिराना और बार बार स्वर्गीय नाथूराम जी का नाम लेना। अरे आप छोड़ो, नाथूराम जी को उत्तराधिकारी मनीष जी मेरे साथ बैठे मंच पर, क्यों नाम ले रहे हो आप? ये ना मनीष जी मृदा असली उत्तराधिकारी है। किस तरह की बौखलाहट के अंदर बातें कर रहे हो? समय को याद रखो और आपका मकसद एक ही है। कल जैसे उनको मंच पे पता लगा कि 2500 गाड़ियों के साथ इंडिया गठबंधन का काफिला चालू हो गया परबत से, तो यहां भाषण देते थे बौखला गए, कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां कितनी गाड़ियां, तो भाषण तो भूल गए और मेरी तरफ आ गए कि हनुमान जी है शहर वे शहर। अब बताओ किस तरह 1000 करोड़ कमा लिया, 2000 करोड़ कमा लिया, भजन लाल जांच कर लगा, क्या कर लगा भजन लाल जांच? मेरी कर ले जांच, कौन मना कर रहा? मैं तो विधानसभा में था ना, वो सुंदरा से ज्यादा तो भजन लाल नहीं होगा ना भाई, वो जांचे वही ना, जांचों में मिला क्या था? कुछ भी नहीं मिलना मेरे भाई। जांच उन जिनकी होगी वो खुद ही पार्टियां बदल के चले जाएंगे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है, आपने देखा होगा लोकसभा में जो 3-4 लड़के कूदे थे, कैसे ठोका उनको, देखा कि नहीं देखा है? वो तो अगर पूरा वीडियो चल जाता ना तो वही चलता देश के अंदर। वीडियो भी काट दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि हनुमान जी को पॉपुलरिटी नहीं मिल जाए, लोग भाग गए थे छोड़ के। जैसे ही घुसे भगदड़ मची, अरे भागो भागो। वहां भी मैं था, वहां भी नागौर का नाम था, कौम का नाम था, किसान का नाम था। तेजा जी का जयकारा मैंने लोकसभा के अंदर लगाया तो नरेंद्र मोदी पास में बैठे बात करते राजनाथ सिंह जी के साथ कि हु इज तेजा जी, तो मैंने मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी, रगड़वाई नहीं रगड़वाई मोदी को, तो मैं ही लाया था। आज लखनऊ से लेके देश के प्रत्येक कोने के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हमारी कौम को और किसान को संगठित करने का काम किया। तेजाजी महाराज को पूरे देश के अंदर हमारे समाज के साथ साथ गुर्जर, मीणा, यादव, तमाम शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई और मुस्लिम भी तेजाजी महाराज की जयकारे लगाते हैं कि जब आप खेती करने जाते हो
तो तेजा जी को याद करते हो। और जिस तरह भगवान श्री राम जी ने अपना वचन निभाया और 14 साल वनवास के लिए गए, तेजा जी महाराज ने वचन निभाया अपना कि मैं गायों को लेके वापस आऊंगा, उसके बाद आप मुझे मौत के गले लगा लेना, मैं शहादत दूंगा। तो वचन के पक्के थे, इसलिए लोग उनको गाते हैं, याद करते हैं। और परमानेंट खरनाल में ये सुख जी बैठे हैं, हेलीपैड भी बन गया कि नहीं बन गया? अब अलग अलग नेता आएंगे, आप चिंता मत करो। अब कभी किसी प्रदेश का सीएम आएगा, कभी कहीं का आएगा, कभी पीएम आएगा, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म अपनी धरती पे हुआ और अपन उस जयकारे के साथ एक ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने कई आंदोलनों में देखा कि जैसे ही लड़ाई भिड़ाई की स्थिति होती है पुलिस और लड़कों में, और तेजा जी का जयकारा लगाते तो पीछे हट जाते, भाग पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, तेजा जी के भक्त आ गए। तो तेजा जी के भक्तों के अंदर वो ताकत है जो इस आने वाले समय के अंदर प्रदेश और देश का नेतृत्व करेगी। हमारे लिए तो खुशी की बात है, हमारी बहनें बिंदु जी, मंजू जी, महिला शक्ति, नारी शक्ति नेतृत्व के लिए तैयार है। बिंदु जी प्रमुख रही 3 बार, इनको एमएलए एमपी बनने का मौका नहीं मिला। इनको मैं कहता हूं आपके भाग्य में लिखा है, और कोई जरूर थोड़ी एमएलए एमपी बना, क्या पता उससे ज्यादा बड़ी बन जाओ। भजनलाल ने सोचा क्या सीएम बनूंगा, तो सीधा ही आ जाएगा, आ जाओ भाई बुलावा आ गया। तो ये तो बुलावे अपना भाग्य की बात है। अब मेरे भाग्य में एमएलए एमपी बन के क्या हो गया बताओ? 4 बार एमएलए बन गया, 1 बार एमपी बन गया, ये छोटा भाई बन गया, पिताजी रह लिए। सत्ता में तो नहीं रहना, सत्ता के तो खिलाफ रहे। ये तो सत्ता को पकड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर छूट जाती है। 2-3 महीने के लिए कामकाज होते हैं, इधर उधर से हो जाते हैं छोटे मोटे काम, वो भी आपके डर से। कई व्यक्ति सोचते हैं इनके काम कर दो वापस काम आएंगे। तो भाइयों, हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है, किसी के भाग्य में सत्ता लिखी होती है, और संघर्ष में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब की बार तो हरिंदर जी ने अपना काम आसान किया कि ज्योति मिर्जा को यहाँ शायद 15 से 20 हजार वोटों से हराया नागौर के अंदर। अब 3 बार तो हो गई, 2 बार 14-19, 3 नागौर, और चौथी बार आप सब इस बार जोरदार ढंग से मायरा भरने के लिए उतावले हो रहे हो सारे के सारे, क्योंकि हमारा जाइल का और नागौर का मायरा प्रसिद्ध है। तो मैं मंजू जी को लिए ही कह रहा था कि जाइल में लीड सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि मायरा जाइल का ही गीतों में गाया जाता है देश के अंदर। अब के खियूसर में भी आप चिंता नहीं करें, वो विधानसभा चुनाव में 2000 की बढ़त रही थी तो कई लोग राजी हो रहे हैं कि खियूसर में अब के ठीक कर दें। वहां मैं उनको कहना चाहता हूं कि खियूसर की लीड मकराना से भी बड़ी लीड होगी नागौर के अंदर, वो 70,000 पार जाएगी खियूसर की लीड। क्या खियूसर वाले कितने एक बैठे यहाँ है क्या? कर दोगे, काम कर दोगे ना? ठीक है। और नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी कोई गाड़ी घोड़ो लगाना हो तो ज्योति को लगवा लीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। वोट वालों ध्यान रखना अपन, ठीक है? वो इंडिया बुल्स का जो पैसा है, उसके पास जो भी है वो आपके खून पसीने की कमाई है। अगर थोड़ा बहुत झड़काई दिए तो टाइम हुआ ना, आपने काम कर लेना। अब एक बार वापस सही जगह पे तैयार, नीचे बैठे तैयार हो। और नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी, नागौर हाथ खड़ा कर देंगे, वही वापिस कर दिया। और नागौर से हरिंदर जी बैठे, मैं बैठा हूं, और जाके हो गए ना फिर सारा गणित, है ना? तो समझ गए आप लोग? नहीं, पर्वत सर जाइल तो सारा चल रहा है। कल से मैं आ गया था, और आधे लोग आज यहाँ इसलिए भी नहीं आए कि उन्होंने कल सब जगह स्वागत कार्यक्रम किया। 5 बजे महेंद्र जी थे, 5 बजे हम आके यहाँ सोए थे 5 बजे। तो और इस चुनाव के दौरान 1-2 बड़ी रैलियां करेंगे आप सबको अलग अलग तरीके से। फिर अगर आप चाहोगे कि बड़े नेताओं को बुलाना है तो ये जाकिर साहब तय करेंगे, हरिंदर जी तय करेंगे क्या करना है। आप तो हमें, क्योंकि चुनाव तो इन्होंने कहा ना भाई बोतल को हाथ पे पकड़ लिया, तो अब इनको तय करना कि कौन सा नेता कहाँ आएगा, तय ये करेंगे, मुझे बता देंगे, आप लोग आ जाओगे और कार्यक्रम सक्सेस होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस बार रिकॉर्ड टूट जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार अगर लोकसभा में आपने भेजा तो नए परिणाम देश की राजनीति के अंदर आएंगे, नए परिणाम राजस्थान की राजनीति के अंदर आएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के मेरे नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर मेरे लिए कोई एक बार काम आता है उसके लिए 3 बार मैं वैसे ही आता हूं, 4 बार। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हनुमान जी ने एनडीए का गठबंधन छोड़ दिया था। छोड़ा थोड़ी था, जब किसान के खिलाफ बात आई तो छोड़ा था। मैं तो तैयार था विधानसभा चुनाव के अंदर भी अलायंस के लिए। महेंद्र जी ने जो बात कही थी कि अलायंस नहीं हो पाया, कई जगह तो मैंने अलायंस किया था कांग्रेस से पर्दे के पीछे से, तभी तो कई लोग जीते थे। कई जगह मैं चाहता था अच्छे लोग आए, अच्छे लोग जहां भी आएंगे जब ठीक होगा। लेकिन मैं, जैसे जारोड़ा साहब ने बताया, उस समय मैं विधायक नहीं बना, टिकट मुझे 98 में मिला, 3 में चुनाव लड़ा, भाग्य में नहीं था, इनके भाग्य में था। मैं और रूपाराम जी इनका प्रचार कर रहे थे दोनों, और इन्होंने उस समय जीत के ये नागौर का संदेश दिया कि नागौर के लोग पूंजीपति के साथ नहीं है, नागौर के लोग सरकार के साथ नहीं है, सरकार को उखाड़ के फेंकना ये नागौर की आदत है कि सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और मजबूत जो पूंजीपति होगा उसके खिलाफ लड़के और गरीब के साथ रहेंगे। ये नागौर की आदत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद देना और इस बार वापस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेज के पुनः नई किसान राजनीति को हमें स्थापित करना इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सुबह तो नेताजी वीर नेताजी के खन्ना जाके आगे थे और अभी यहाँ से अब आप लोग जो जिले से और इलाके से आए हैं अपने अपने साधनों, एक चीज का ध्यान रखना, गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 60 और 70, इससे ज्यादा नहीं। आराम से चलना है। सब चुनाव का टाइम है, कई लोग आपको उकसाएंगे, कई भड़काएंगे, अपने को किसी बात में नहीं आना। एक ही चीज का ध्यान रखना है कि उन जो चुनाव है उसमें